हेलो डॉक्टर्स, टुडेज टॉपिक इज मेटाप्लेशिया। हम प्रीवियसली आपको बता रहे थे कि मान लीजिए ये कोई सेल है और सेल किसी स्ट्रेस में इन्वॉल्व होती है, यानी सेल पे कोई स्ट्रेस आता है। अब ये स्ट्रेस क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग वर्कलोड का हो सकता है, इंक्रीजिंग वर्कलोड हो सकता है, या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर क्रोनिक इरिटेशन हो सकती है किसी भी चीज़ से, जिसकी वजह से सेल के ऊपर क्या आता है? स्ट्रेस आता है। और सेल इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर कुछ नेसेसरी चेंजेस लाती है और उन चेंजेस को हम बोलते हैं सेल एडेप्टेशंस। ठीक है। अब सेल के अंदर एडेप्टेशन लाने के लिए, यानी उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। आप उनको चाहें तो देख सकते थे। एक हमने डिस्कस किया था हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल अपना साइज इंक्रीज कर रही थी। एक हमने डिस्कस किया था हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया जिसमें सेल अपना नंबर इंक्रीज कर रही थी। एक हमने डिस्कस किया था एट्रॉफी, जिसमें सेल अपना साइज एंड नंबर दोनों को क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। फिर हम आज पढ़ेंगे मेटाप्लेसिया। क्या पढ़ेंगे? मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया में जो सेल होती है वो अपना फिनोटाइप चेंज करती है। क्या करती है? फिनोटाइप चेंज करती है, या फिर आप ये कहिए कि अपनी मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होती है उसको क्या करती है? चेंज करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेसिया बोलते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं मेटाप्लेसिया। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ये आपके लंग्स के अंदर पाई जाने वाली एक कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। ठीक है। ये आपके लंग्स में पाई जाने वाली एक सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। अब मान लीजिए इस सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल को स्मोक से क्रोनिक इरिटेशन हो रही है। क्या हो रही है? स्मोक से क्रोनिक इरिटेशन हो रही है, क्योंकि जिस पर्सन के लंग्स की ये सेल है, जिस पर्सन के लंग्स की सेल है वो चेन स्मोकर है। जब वो चेन स्मोकर है तो जब वो स्मोकिंग की वजह से इन सेल्स के अंदर क्या हो रही है? क्रोनिक इरिटेशन हो रही है। और ये सेल इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाती हैं, और ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स रिप्लेस कर दी जाती हैं। माइंड दिस वर्ड, आई एम सेइंग रिप्लेस। तो ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है, अब वो स्क्वेमस एपिथेलियम से चेंज कर दी जाती है, मतलब रिप्लेस कर दी जाती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल से रिप्लेस कर दी जाती हैं। यानी कि जहां पहले सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती थी, वहां क्या पाई जाएंगी? स्क्वेमस एपिथेलियल पाई जाएंगी, क्योंकि ये अब उस स्ट्रेस को विदस्टैंड कर सकती हैं, ओवरकम कर सकती हैं। इन सेल्स को उस स्मोक वाले एनवायरनमेंट पर रहने में दिक्कत हो रही थी। तो यही है मेटाप्लेसिया, जहां एक सेल जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव है, एक सेल जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी सेल से जो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर सकती है। ये 100% रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर वो इरिटेशन कम हो जाएगी तो ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स वापस कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में भी कन्वर्ट, मतलब वापस रिप्लेस हो सकती हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जब इस स्मोक के स्टिमुलस को दूर कर दिया जाएगा तो वापस कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में भी रिप्लेस हो सकती हैं। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें एक डिफरेंशिएटेड सेल साइट टाइप जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है एनोडर टाइप से। यहाँ में जो वर्ड जो रिप्लेस है उसको बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल है यही अपना साइज चेंज करेगी, यही स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाएगी। यहाँ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखो होता क्या था कि जो स्टेम सेल्स ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बना रही थी, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल बना रही थी, वो सेल्स अब सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ना बना के स्क्वेमस एपिथेलियम बनाएंगी। क्या बनाएंगी? स्क्वेमस एपिथेलियम बनाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो पहले जो स्टेम सेल्स मिलकर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बना रही थी, वो अब ना बना के स्क्वेमस एपिथेलियम बनाएंगी। यानी क्या हुई है? रीप्रोग्रामिंग हुई है, रीप्रोग्रामिंग हुई है। और जब ये सिलिएटेड ना बना के स्क्वेमस बनाएंगी तो अब जहां पे जिस जगह पे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होनी थी, अब उनकी जगह पे क्या आ जाएंगी? स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएंगी। और ये किसकी किसकी वजह से हुआ था? स्मोक इरिटेशन की वजह से। जो स्टिमुलस थी वो कौन सी थी? स्मोक की थी। तो किसी भी स्टिमुलस की वजह से अगर कोई सेल अपना फिनोटाइप चेंज कर रही है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंज कर रही है, तो यहाँ पहले कॉलमनर थी वो स्क्वेमस दिखने लगी। तो जहां अपना फिनोटाइप चेंज कर रही है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंज कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेसिया बोलते हैं। अब मेटाप्लेसिया में जो कन्वर्जन होते हैं वो कई तरीके की सेल्स में हो सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ।
कि ऐसा भी हो सकता है कि एक एपिथेलियल सेल दूसरी एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो रही हो। एपिथेलियल सेल्स आपने कई तरह की पढ़ी होंगी, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक तरह की एपिथेलियल सेल दूसरी तरह की एपिथेलियल सेल्स में क्या हो रही हो, कन्वर्ट हो रही हो। जैसे आपने यहां देखा कॉलमनर जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी स्क्वेमस में, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वेमस कॉलमनर में कन्वर्ट हो रही हो, तो भी मेटाप्लेसिया है, ठीक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक और तरह की सेल्स आपने पढ़ी है, मीजेनकाइमल सेल्स, तो मीजेनकाइमल सेल्स किसी दूसरी मीजेनकाइमल सेल में कन्वर्ट होगी, ऐसा भी हो सकता है। मीजेनकाइमल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो समझिए। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो सेल्स होती हैं जो एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं, यानी ये सेल्स क्या करती हैं, हमारे जो ऑर्गन होते हैं, टिश्यू या ऑर्गन होते हैं, उनकी कवरिंग करती हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो कैविटीज होती हैं उनकी लाइनिंग करती हैं। तो ये पर्पज है एपिथेलियल सेल्स का। तो एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स हैं जो किसी भी टिश्यू की ऑर्गन की कवरिंग करती हैं या किसी भी कैविटीज की लाइनिंग करती हैं। वाइल मीजेनकाइमल वो सेल्स हैं, मीजेनकाइमल वो सेल्स हैं जो मीजेनकाइमल टिश्यू बनाएंगी, यानी कि आप कह सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं और लिम्फोइड टिश्यू बनाती हैं, वो मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं। यानी बोन, मसल, एडिपोज टिश्यू, ये सब बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर कोई कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये भी क्या है, मेटाप्लेसिया है, ठीक है। मेटाप्लेसिया है कि एक तरह की मीजेनकाइमल का जो सेल थी वो दूसरी तरह की मीजेनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एपिथेलियल सेल जो होती है वो किसी मीजेनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो यही मेटाप्लेसिया है। मेटाप्लेसिया में क्या क्या हो सकता है, एपिथेलियल में कन्वर्ट हो सकती है, मीजेनकाइमल में चेंज हो सकती है, ठीक है। एपिथेलियल मीजेनकाइमल में चेंज हो सकती है, मीजेनकाइमल एपिथेलियल में चेंज हो सकती है, यानी कोई भी एक सेल दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। चलो अब हम पढ़ेंगे आपके हिसाब से टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया, कि मेटाप्लेसिया कितने तरह के होते हैं। चलिए, तो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू में, तो मेटाप्लेसिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक वो मैं पढ़ूंगा एपिथेलियल टिश्यू में और एक मैं पढ़ूंगा मेसेनकाइमल टिश्यू में। तो एक है एपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेसिया और एक है मेसेनकाइमल टिश्यू मेटाप्लेसिया, ठीक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेसिया है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक हम पढ़ेंगे इसमें स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे इसमें कोलुमनर मेटाप्लेसिया। एक तो पढ़ेंगे स्क्वेमस और दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें कोलुमनर मेटाप्लेसिया पढ़ेंगे, कोलुमनर मेटाप्लेसिया, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे मेसेनकाइमल टिश्यू मेटाप्लेसिया में कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया, क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया। तो हमको अब अपना फोकस इन तीन मेटाप्लेसिया पर रखना है, ठीक है। ये कौन सा था, एपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेसिया है ना, एपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेसिया। तो ये कौन सा था, मेसेनकाइमल टिश्यू मेटाप्लेसिया, ठीक है। और इनकी टाइप एपिथेलियल दो टाइप का, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया और कोलुमनर मेटाप्लेसिया, और इसका एक टाइप हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया। ये देखो ये नाम हमने किस बेसिस पे दिया, जिस सेल में कन्वर्जन होता है उसी के बेसिस पे नाम दे दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर कोई भी एपिथेलियल सेल स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट हो रही है तो हम उसको स्क्वेमस मेटाप्लेसिया बोलते हैं। अगर कोई भी एपिथेलियल सेल, ठीक है, कोलुमनर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है तो हम उसको कोलुमनर मेटाप्लेसिया बोलते हैं। यानी कि हम देखते हैं एंड रिजल्ट, क्या देखते हैं, एंड रिजल्ट के बेसिस पे, एंड रिजल्ट के बेसिस पे हम नामकरण कर रहे हैं कि कन्वर्जन किस में हो रहा है। कोई भी एपिथेलियल सेल्स अगर स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट हो रही है तो उसको स्क्वेमस मेटाप्लेसिया बोलते हैं। अगर कोई भी एपिथेलियल सेल्स कोलुमनर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है तो उसको कोलुमनर मेटाप्लेसिया बोलते हैं। अगर कोई भी एपिथेलियल कह दीजिए या मेसेनकाइमल सेल कह दीजिए, अगर वो कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू यानी बोन, कार्टिलेज, इस किसी में कन्वर्ट होती हैं तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया बोलते हैं। एंड किस तरह का मेटाप्लेसिया होगा ये डिपेंड करेगा कि एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट अगर स्क्वेमस सेल्स हैं तो स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, एंड रिजल्ट अगर कॉलमनर सेल्स हैं तो कॉलमनर मेटाप्लेसिया, अगर एंड रिजल्ट कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया। स्क्वेमस मेटाप्लेसिया को हम डिस्कस करेंगे, तो जिसमें हम बता चुके हैं स्क्वेमस मेटाप्लेसिया में क्या हुआ कि किसी कोई भी एपिथेलियम जो सेल्स होगी वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल हमने अभी डिस्कस भी किया था,
आपके लंग्स में, सॉरी आपके लंग्स में नहीं, आपके ब्रेकिया और ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया, ठीक है, इसमें पाई जाती है कोलमनर एपिथेलियल। क्या पाई जाती हैं? कोलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, जब इनको क्रोनिक इरिटेशन मिलती है किससे? स्मोक से, तो उसकी वजह से ये जो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं ये किसमें कन्वर्ट हो रही हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो रही हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं और ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। होता क्या है कि ये जो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, देखो ये रिप्लेस की जा रही है किसके द्वारा? स्क्वैमस एपिथेलियल के द्वारा, ठीक है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक्चुअल डायग्राम है। तो यहाँ देखो ये जो सेल्स थी ये कोलमनर थी, कोलमनर सेल्स थी। ये जो कोलमनर सेल्स हैं ये रिप्लेस की जा रही है यहाँ पे किसके द्वारा? स्क्वैमस सेल्स के द्वारा, ठीक है, स्क्वैमस सेल्स के द्वारा। किसकी वजह से? स्टिमुलस कौन है? स्ट्रेस क्या है? क्रोनिक इरिटेशन, स्मोकर्स का जो स्मोक होता है उसकी वजह से। तो जो हैबिचुअल स्मोकर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो ये नॉर्मल सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है, उनके ट्रैकिया और ब्रोंकाई में, इसमें जब स्मोक की इरिटेशन होगी तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एग्जांपल था स्क्वैमस मेटाप्लेसिया का। स्क्वैमस मेटाप्लेसिया क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है। चलो, और ये मेटाप्लेसिया कहाँ देखने को मिलता है? आपकी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है लंग्स में, ठीक है, आपकी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सेल्स एपिथेलियम होती हैं जो आपकी लंग्स में, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, उनके अंदर स्क्वैमस मेटाप्लेसिया होता है। यानी आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो होती हैं उसमें जहां भी सीलेटरी कोलमनर एपिथेलियल सेल पाई जाएंगी वो किसकी वजह से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है इसको मैं मैकेनिज्म में डिटेल में समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। आप अभी इतना समझिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो थी, जो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स थी, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से किस में कन्वर्ट हो गई? स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई। तो एक रीजन तो था स्मोक और दूसरा रीजन क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से और भी कई प्लेसेस पे ऐसा देखा गया है कि जो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स थी वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हुई। जैसे पेनक्रियाज की डक्ट, जैसे बाइल डक्ट, जैसे सैलिवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं, इनमें लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लेमेशन हो या फिर विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होती है तो इनकी भी जो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स थी वो स्क्वैमस एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए इस तरह के जो मेटाप्लेशिया को हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस मेटाप्लेशिया बोलते हैं। स्क्वैमस क्यों बोल रहे हैं मेटाप्लेशिया? क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? स्क्वैमस सेल्स है। एंड रिजल्ट क्या है? स्क्वैमस सेल्स है। बात समझ आई? तो दो रीजन हुए स्क्वैमस मेटाप्लेशिया के, दो कॉज हुए, एक तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और दूसरा क्रोनिक इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम स्क्वैमस मेटाप्लेशिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जहां तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने देखा था कि आपकी जो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम थी वो स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। किसकी वजह से? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जब यहाँ कन्वर्जन होता है तो इस कोलमनर एपिथेलियल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी जो एपिथेलियम ये पहले सॉफ्ट थी अब ये टफ हो जाती है। ये जो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम थी ये म्यूकस रिलीज कर रही थी, ये म्यूकस रिलीज करना भी क्या कर देती है? बंद कर देती है। ये म्यूकस जो था वो क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, तो वो प्रोवाइड करना भी बंद कर देगा। और जो इसमें सीलेटेड था, ये सीलियरी मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, किसी भी पैथोजन को अंदर जाने से रोकने के लिए जो सीलेटेड मूवमेंट्स वो कर रही थी, वो सीलेटेड एक्शन भी क्या हो जाती है? इसकी लॉस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट होती है तो इसकी जो बहुत सारी बेनिफिशियरी एक्टिविटीज थी वो भी हम क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं। और जब यही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या लॉन्ग टाइम तक रहता है तो ये क्या कर देता है? कैंसर भी कॉज कर देता है, कैंसर कॉज कर देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोलमनर मेटाप्लेशिया। कोलमनर मेटाप्लेशिया में क्या होगा कि एंड रिजल्ट क्या होगा? कोलमनर एपिथेलियम, यानी कोई भी एपिथेलियम क्या होगी, अगर वो कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोलमनर मेटाप्लेशिया बोलेंगे।
और ये कहाँ देखा गया? बैरेट्स इज़ोफेगस में। किसमें? बैरेट्स इज़ोफेगस में। बैरेट्स इज़ोफेगस क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, ये मान लीजिए क्या है, इज़ोफेगस है, और ये आपका क्या है, स्टमक है। आपको पता है कि स्टमक में क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होता है। ये एक एसिड है जो क्या करता है, बैक्टीरियाज को, फूड में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। और स्टमक का जो pH है उसको 1.8 मेंटेन करके रखता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ जो इंस्फिंक्टर होती है, जिसको हम कार्डिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं, क्या होता है, कार्डिक इंस्फिंक्टर, ठीक है, जो ये रोकती है कि ये वाला जो फूड है या एसिड है ये वापस इसमें ना जाए। मान लो किसी भी डिस्फंक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लेक्स होता है, ये खाना किसी भी कॉज की वजह से वापस जाता है। मान लो ये स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रही है, कोई भी रीजन हुआ जिसकी वजह से गार्ड हुआ, ठीक है, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लेक्स, यानी जो फूड था इसमें, जो खाना था जिसमें HCl था, ये खाना वापस किस में जाता है, इजोफेगस में जाता है। तो जब ये खाना वापस इजोफेगस में जाएगा तो क्या करेगा, जो इजोफेगस की जो ये वॉल्स है, ये फूड जो क्या था, इजोफेगस क्या है, फूड पाइप है ना, इजोफेगस। इजोफेगस की जो ये वॉल्स थी इनको इन्फ्लेम करेगा। तो इनमें इसमें क्या होगा, इस एसिड की वजह से लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लेमेशन होगा। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे जो स्क्वेमस सेल्स पाई जा रही थी, इसमें जो बॉल थी, इज़ोफेगस की जो वॉल थी, इसमें क्या पाई जा रही थी, स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जा रही थी। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम को जब लॉन्ग टाइम तक इस एसिड से इन्फ्लेमेशन होता रहेगा तो ये रिप्लेस कर दी जाएंगी किसके द्वारा, कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा, जो बिल्कुल कैसी होंगी, इंटेस्टाइन की तरह, इंटेस्टाइनल लाइक कॉलमनर एपिथेलियम, उनके द्वारा रिप्लेस कर दी जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे किसके द्वारा रिप्लेस हो रही है, कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा, इसलिए इस मेटाप्लेशिया का नाम रख दिया हमने कॉलमनर मेटाप्लेशिया। और इज़ोफेगस को बोलते हैं हम बैरेट्स इज़ोफेगस। इस बात का क्या सबूत है कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम थी ये कन्वर्ट हो गई हैं इंटेस्टाइनल लाइक कॉलमनर एपिथेलियम में। तो उसका जो हॉलमार्क है वो है गॉबलेट सेल्स। पहले स्क्वेमस एपिथेलियम जब था तो उसमें गॉबलेट सेल्स नहीं पाई जा रही थी, लेकिन अब गॉबलेट्स पाई जाती हैं। और गॉबलेट सेल्स में क्या पाया जाता है, एक म्यूसिन पाया जाता है, और जो म्यूसिन होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक म्यूसिन इज द हॉलमार्क ऑफ बैरेट्स इज़ोफेगस, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो एसिड है कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक है, यानी जो म्यूसिन है, जो म्यूसिन है ये कैसे पता करेंगे ये म्यूसिन जो है वो एसिडिक है। तो स्टेनिंग यूज करेंगे, और उस स्टेन का नाम होता है इल्सियन ब्लू या म्यूसिकार्मिन। इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो म्यूसिन है वो एसिडिक इन नेचर का है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहले जो ये सेल्स थी, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसी सेल्स हैं, ये हैं स्क्वेमस सेल्स। कैसी हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं। तो पहले इज़ोफेगस की जो वॉल थी वो कैसी थी, स्क्वेमस थी। जब क्रोनिक इरिटेशन हुई HCl से तो क्या हुआ, ये कैसे हुई, इस तरह की सेल्स हुई, कैसे हुई, कॉलमनर हो गई। कैसे हुई, कोलमनर हो गई। अगर मैं आपको इनको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाएंगी, और वो गॉबलेट सेल्स में क्या फील होगा, देखो यहाँ जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये गोल गोल, ये जो दिख रहे हैं ये गोल गोल, ये गॉबलेट सेल्स हैं। क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं। और इन गॉबलेट सेल्स के अंदर क्या है, एसिडिक म्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एसिडिक म्यूशन भरा हुआ है, जिसको हम स्टेन कर सकते हैं किससे, एल्सियन ब्लू से या म्यूसिकार्मिन से। तो इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो आपकी जो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, मेसेनकाइमल सेल्स क्या होती है, ये तो मैं आपको बता चुका था। अब हमने दोनों मेटाप्लेशिया अपने कवर कर लिए। हमने स्क्वेमस मेटाप्लेशिया पढ़ लिया और हमने कोलमनर मेटाप्लेशिया पढ़ लिया। स्क्वेमस मेटाप्लेशिया का एग्जांपल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है ना, इनमें इन्फ्लेमेशन, इनमें स्क्वेमस एपिथेलियम का कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होना। और कोलमनर मेटाप्लेशिया में क्या पढ़ा, बैरेट इज़ोफेगस। क्या पढ़ा, बैरेट इज़ोफेगस, जिसमें क्या हो रहा था, सॉरी यहाँ उल्टा बोल दिया मैंने, कोलमनर एपिथेलियम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वेमस एपिथेलियम में। और बैरेट इज़ोफेगस में क्या होता है कि आपकी जो स्क्वेमस एपिथेलियम थी उल्टा इसका, बस वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, कोलमनर एपिथेलियम में। चलो अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया में क्या होता है कि कोई भी आपकी एपिथेलियल सेल होगी या फिर मेसेनकाइमल सेल होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू यानी या कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाएगी, बोन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर एडिपोज टिश्यू में। यानी कोई भी टिश्यू किस में कन्वर्ट हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लेके चलता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन, यानी मसल्स में ऑसिफिकेशन होना, मसल के इनसाइड, इन द मसल ऑसिफिकेशन होना, मसल्स के अंदर ऑसिफिकेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, कॉज क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो इसका जो रीजन है वो होता है इंट्रामस्कुलर हीमोरेज।
कभी भी मसल के अंदर जब मसल फ्रैक्चर हो जाता है, मसल फट जाती है, मसल्स की सेल बस्ट कर जाती हैं, तो वहां उस टाइम पे इंट्रामस्कुलर हीमोरेज हो जाता है, यानी मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। मसल्स की सेल के अंदर क्या होता है, आर्टरी वगैरह रप्चर कर जाए, मसल के अंदर कोई भी आर्टरी या वेन रप्चर कर जाए तो उससे क्या होता है, इंट्रामस्कुलर हीमोरेज हो जाता है, वो ब्लड वहां फैल जाता है जिसको हम इंट्रामस्कुलर हीमोरेज बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स के अंदर ऑसिफिकेशन पाया जाता है, यानी जो मसल होती है वो अंदर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एडेप्टिव रेस्पॉन्स के तौर पे तो कम देखा जाता है, एज अ इंजरी के तौर पे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेसिया। ये जो कन्वर्जन है ये कैसे होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कन्वर्जन है ही नहीं, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट है। क्या है, रिप्लेसमेंट है, यानी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल है ये खुद कन्वर्ट हो रही है इसमें स्क्वेमस में, नहीं, इसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। यानी इस कॉलमनर एपिथेलियम को बनाने वाली कोई स्टेम सेल्स होंगी ना, वो स्टेम सेल्स पहले इसको बना रही थी, लेकिन उनकी अब कर दी जाती है रीप्रोग्रामिंग, फिर तुम अब इसको मत बनाओ। एक होता है ना कि एक कंप्यूटर में डेटा सेट कर दिया, वो अब उसी चीज के प्रिंट आउट निकाल रहा है, अब आपने क्या किया, वो डेटा ही चेंज कर दिया, आपने उनकी रीप्रोग्रामिंग कर दी कि अब तुमको ये कॉलमनर एपिथेलियम नहीं बनानी, अब तुमको ये क्या बनानी है, स्क्वेमस एपिथेलियम बनानी है। तो जहां जहां पे पहले कॉलमनर एपिथेलियम बन रही थी, वहां पे अब स्क्वेमस एपिथेलियम बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने कन्वर्ट नहीं किया है, रिप्लेस कर दिया है, इस कॉलमनर एपिथेलियम को रिप्लेस कर दिया है बाय दिस स्क्वेमस एपिथेलियम। तो मेटाप्लेजिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फिनोटाइप ऑफ ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स टाइप्स। जो सेल्स पहले से डिफरेंशिएट होती हैं वो कन्वर्ट नहीं होती हैं, जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें रीप्रोग्रामिंग होती है कि अब आप एक नया तरह का टिश्यू बनाइए। जो स्टेम सेल्स हैं इनके अंदर रीप्रोग्रामिंग हुई है कि आप दूसरे तरह का टिश्यू बनाइए, या फिर जो आपकी अनडिफरेंशिएटेड मीसेंकाइमल कैमल सेल्स थी उनको बता दिया जाता है कि अब आपको ये वाला टिश्यू बनाना है, ना कि जो आप पहले बना रहे थे। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस, स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होकर जो कॉलमनर एपिथेलियम बना रही थी वो डेफिशिएंसी की वजह से, या तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर किसी भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर किसी भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से अब उनके अंदर रीप्रोग्रामिंग होगी, और रीप्रोग्रामिंग होकर वो क्या बनाएंगी, स्क्वेमस एपिथेलियम बनाएंगी। और क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियम बन रही है इसलिए हम इसको स्क्वेमस मेटाप्लेसिया बोल रहे हैं। सबके अंदर ये बेसिस सेम ही है, बात समझ में आ गई। अब रीप्रोग्रामिंग जो होती है वो उसके जो रीजन थे मैंने आपको बताया, या तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर एक्सेस भी हो सकती है। यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों से ही क्या हो जाता है, मेटाप्लेसिया हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो विटामिन ए होती है वो रेगुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी या एक्सेस हो जाएगी तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर का जो रेगुलेशन था ये डिसरेगुलेशन हो जाएगा, और क्या होगी, रीप्रोग्रामिंग होगी। बात समझ में आ गई। नॉर्मली जब सेल डिफरेंशिएट करती है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे साइटोकाइंस चाहिए होते हैं, ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन अगर कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसरेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डिसरेगुलेशन हो जाता है। इसको रेगुलेट कौन कर रहा था, विटामिन ए। कौन रेगुलेट कर रहा था, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई, रेगुलेशन ब्रेक हो गया, और क्या हो गया, रीप्रोग्रामिंग हो गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटाप्लेसिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।